आज की कहानी महाराष्ट्र से है और बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट है, यानी पिछले कुछ दिनों में ये घटना हुई है और अभी अभी इस मामले का खुलासा हुआ है। शुरुआत बिल्कुल मैं घटनाक्रम से नहीं बल्कि घटनाक्रम के भी पहले से करना चाहता हूं, ताकि इस पूरी कहानी को आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हो। महाराष्ट्र में अहमदनगर है और अहमदनगर में एक और जगह है जिसका नाम है कोपरगांव, अहमदनगर ज़िले में। इस कोपरगांव ज़िले में दो स्टूडेंट साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ बड़े भी होते हैं। इनमें एक लड़की है जिसका नाम है दर्शना पवार और उसके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है राहुल हंडोरे। राहुल और दर्शना बिल्कुल जूनियर क्लासेस से पढ़ते पढ़ते +1 +2 इस तरह से वो ग्रेजुएशन भी करते हैं साथ साथ, और फिर ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो तय करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। और ये दोनों अहमदनगर से पुणे का रुख करते हैं। आप जानते हैं पुणे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है महाराष्ट्र का, और वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ भी होती है। स्टूडेंट्स का शहर एक तरह से कहें तो पुणे को, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पढ़ने पढ़ाने का बड़ा माहौल है ज़बरदस्त। तो ये दोनों वहाँ पुणे पहुँचते हैं। राहुल बेसिकली अहमदनगर का नहीं बल्कि वो मूल रूप से रहने वाला है नासिक ज़िले के सिन्नर तालुका का, लेकिन अहमदनगर में ही उसकी इनिशियल स्टडी हुई और इसके बाद वो पुणे आ गया, और दर्शना तो खैर अहमदनगर से पुणे आई। तो इस तरह से दोनों साथ साथ पढ़े और साथ साथ पुणे आगे अपने करियर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पहुँचे, और पुणे में आकर उन दोनों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तैयारी दोनों कर रहे थे। दर्शना के पिता जो हैं वो एक जिसे कहते हैं ना कि छोटे मोटे मुलाजिम हैं, और वो अहमदनगर में शुगर मिल है और उसी शुगर मिल में ड्राइवर के पद पर काम करते हैं। तो जाहिर है दर्शना जो है एक हम्बल बैकग्राउंड से है, यानी आप उसे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कोई बहुत मजबूत जो है उनका पक्ष नहीं है, उनका परिवार नहीं है। लेकिन दर्शना न सिर्फ पढ़ने लिखने में होनहार है, होशियार है, बल्कि उसके अरमान भी बड़े हैं, और माँ बाप अपनी बेटी के इन अरमानों को साकार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तमाम मुश्किलें उठाते हैं दर्शना के पिता, लेकिन अपनी बेटी को कभी भी निराश नहीं करते, और दर्शना को फुल सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिलता है कि ठीक है तुम पुणे जाओ और वहाँ जाकर तैयारी करो और एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश करो। दर्शना जो आउटस्टैंडिंग है शुरू से पढ़ाई लिखाई में, वो पुणे आकर जो है अपने आप को वो भी झोंक देती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन शक्ल में सामने आता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दर्शना जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC की परीक्षा में पास कर जाती है और उसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर चुना जाता है। जिस एग्ज़ाम में ये बैठती है और पास होती है उसमें उसका रैंक जो है वो 3रा आता है। तो एक तरह से वो जो अटेम्प्ट करती है उसमें उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर वो चुनी जाती है। अब एक मामूली एम्प्लॉई जो एक शुगर मिल में ड्राइवर है, उसकी बेटी जब इतनी बुलंदी हासिल करती है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है, तो दर्शना के नाम से अब लोग उसके पिता को जानने लगते हैं। गाँव में, टाउन में उनके पिता का मान कितना बढ़ता है। इधर बेटी जो है उसकी तो खैर तारीफ हो ही रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई कमाल की बेटी पाई है आपने, इतनी मेहनत करने वाली और इतना अच्छा पढ़ने वाली, जिसने एग्ज़ाम दिया और इस तरह से पास कर गई और इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तो कुल मिलाकर सब कुछ जिसे कहते हैं कि बहुत ही खुशगवार है, और चारों तरफ दर्शना और उसके परिवार की तूती बोल रही है, जय जयकार होने लगता है। अब दर्शना को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है इस कामयाबी के लिए, उसे अलग अलग जगह पर फैसिलिटेट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, और इसी क्रम में दर्शना ऑब्वियसली एग्ज़ाम देने के बाद तो अपने घर वापस चली गई थी कोपरगांव। वहाँ से उसको फिर से दावत दी जाती है पुणे से ही, और पुणे में सदाशिवपेट में एक जगह है जिस जगह पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए एक एडुकेशन की एकेडमी है, वहाँ पर दर्शना को बुलाया जाता है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दर्शना इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है इसी एकेडमी के साथ पढ़कर जो है उसने की थी, और अब कामयाबी मिली थी तो ऑब्वियसली एकेडमी के लोगों को उसे सम्मानित करना ही था। तो शायद इसी वजह से दर्शना को बुलाया जाता है, और दर्शना इसी महीने की 9 तारीख को यानी 9 जून 2023 को कोपरगांव से पुणे आती है उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। दर्शना टैलेंटेड तो है ही, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। वो यहाँ पर उस एकेडमी के प्रोग्राम में, कोचिंग एकेडमी के प्रोग्राम में भाषण देती है, अपना स्पीच देती है, और वो जैसी बातें कहती हैं, जितने अच्छे तरीके से अपनी बातें रखती हैं, वो जो है एक नज़ीर बन जाती है। तमाम लोग उसकी और तारीफ़ करने लगते हैं, और दर्शना का ये जो स्पीच है
वो एक तरह से वायरल हो जाता है। खासकर नौजवानों में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनके बीच में वो स्पीच जो है वो उसकी बड़ी प्रशंसा होने लगती है और लोग दर्शना को जानते हैं, पहचानने लगते हैं कि हाँ यार, मतलब इतने हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद दर्शना ने क्या लंबी लकीर खींची है। कुछ इस तरह का माहौल बन जाता है। इधर राहुल हंडोरे वो लगातार तैयारियां कर रहा है, लेकिन अभी राहुल को उस तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन दोनों का साथ जो है वो अब भी बरकरार है। दोनों साथ में घूमते फिरते भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, तैयारियां भी करते हैं और दोनों एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इस बीच 9 तारीख को ये प्रोग्राम होता है और उसके 2 या 3 दिन बाद 12 जून को दर्शना अपने घर वालों को और अपनी एक फीमेल फ्रेंड को पुणे में ये बताती है कि वो उसका जो फ्रेंड है, जो पार्टनर है राहुल हंडोरे, उसके साथ जो है वो पुणे के पास ही राजगढ़ है, राजगढ़ और सिंघाद के फोर्ट्स हैं, किले हैं, उन किलों में वो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, मतलब एग्ज़ाम पास कर चुकी है, मेहनत के वक्त उसने मेहनत किया है, अब थोड़ा अपने आप को वक्त देने का, रिलैक्स करने का टाइम है, तो कोई भी उसे मना नहीं करता। माँ बाप भी कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। और दर्शना जो है वो पुणे के ही राजगढ़ और सिंघाद किले के लिए निकल पड़ती है और साथ में राहुल भी होता है। तो ये दोनों वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रिप जो है मौज मस्ती के लिए है, दोस्तों के बीच की, और बहुत अच्छी बात है। अब दोनों वहाँ जाते तो हैं, लेकिन इसके बाद उन दोनों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और यहीं से कहानी में एक मेजर टर्न आता है। अनहोनी ये हो जाती है कि किले की तरफ दोनों जाते तो हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो किसी को नहीं मिलते। दर्शना का कोई पता नहीं चलता, राहुल के घर वाले अब राहुल को ढूंढने लगते हैं, राहुल का भी पता नहीं चलता। तो दोनों राजगढ़ के किले की तरफ गए तो ज़रूर, लेकिन वहाँ से दोनों को वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। ऊपर से उनका मोबाइल फ़ोन भी जो है, एक का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आता है राहुल का, और दूसरा दर्शना का जो मोबाइल फ़ोन है वो पहले तो अनआंसर्ड होता है काफ़ी देर तक, और उसके बाद वो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से जो घर वाले अपने होनहार बच्चों को लेकर बहुत खुश हैं। राहुल के घर वाले भी कम से कम ये तो जानते ही हैं कि बेटा तैयारी कर रहा है और आज नहीं तो कल वो भी कुछ अच्छा करेगा। उधर दर्शना के घर वाले तो खैर बेहद खुश हैं, क्योंकि बेटी कामयाबी हासिल कर चुकी है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 12 जून को दोनों उस किले की तरफ गए, उसके बाद ऐसे गायब हुए कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिले। लेकिन चूंकि दर्शना बता कर गई थी, राहुल ने भी शायद अपने घर में बताया हो, तो इनके दोनों के घर वाले जो है फिर वो पुणे पहुंचते हैं और पुणे पहुंचकर उस राजगढ़ और सिंघाद के किले के आसपास भी जाकर अपने लेवल पर अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अब ये समझिए कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पेरेंट्स की, परिवार के बाकी लोगों की बेचैनी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। वो परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद ये दोनों बच्चे, ये दोनों लड़का और लड़की किसी को नहीं मिलते और इस तरह से वक्त जो है वो गुजरता जाता है। हार कर ये लोग 2 से 3 दिन बाद, यानी 14 और 15 जून के दरमियान, 14 और 15 जून के बीच, इन दोनों परिवारों के लोग अपने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुणे में ही दर्ज कराते हैं। और ख़ासकर वेल्हे तालुका है पुणे में, जहाँ पर ये किले हैं, उसी वेल्हे तालुका के नियर बाई पुलिस स्टेशन में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। दर्शना एक तरह से देखा जाए तो उस इलाके में अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, क्योंकि उसने जिस तरह से 3rd रैंक हासिल किया था, नौकरी हासिल की थी, अपने बैकग्राउंड को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो जिसे कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिलती नहीं है। ऐसे में अगर कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो दर्शना को तो तकरीबन सारे लोग उस इलाके में जानने लगे थे। अब ऐसे में दर्शना का गायब होना और साथ में उसके दोस्त और पार्टनर राहुल का भी गायब हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी थी बात। पुलिस ने अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और चूंकि मामला बेहद रहस्यमयी भी था और गंभीर भी था, आनन फानन में पुणे की जो क्राइम ब्रांच है उसने और पुणे रूरल पुलिस ने, इन दोनों ने मिलकर इस मामले में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की और कम से कम 5 टीमें बनाई गई, जिसमें 25 पुलिस वालों को शामिल किया गया और सारे पुलिस वालों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई, किसी को कहा गया कि फ़ोन सर्विलांस पर लगिए, किसी ने मुखबिर को चेज़ करना शुरू किया, कोई सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, कोई इनके दोस्त यारों से और बाकी जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तो कुल मिलाकर पुलिस की टीम जो है इनके पीछे पड़ गई कि कैसे भी हो इन दोनों बच्चों को हमें ढूंढना है और उन्हें सही सलामत उनके घर वालों तक पहुंचाना है। ये कोशिश चलती रहती है और 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद 18 जून को एक बहुत मनहूस खबर सामने आती है और ये मनहूस खबर जो है वो है दर्शना की मौत की। दर्शना अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस उसकी लाश बरामद करती है और लाश मिलती है ये जो राजगढ़ का किला है उसकी जो पहाड़ी है उसके नीचे की तलहट्टी में, यानी पहाड़ी के निचले हिस्से में। पुलिस को
जब इस लाश के बारे में पता चलता है, वहाँ से गुजरने वाला कोई चश्मदीद जब पुलिस को इस लाश के बारे में बताता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो पुलिस को पहले तो पता नहीं होता कि यह दर्शना की लाश है, लेकिन जब डेड बॉडी को पुलिस देखती है तो वो एक तरह से डिकम्पोज्ड डेड बॉडी थी, जिसे देखकर लगता है कि इस मौत को हुए तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। तो दर्शना की लाश देखने के बाद ऑब्वियसली घर वालों को बताया जाता है। घर वालों के सिर पर तो समझ लीजिए कि आसमान टूट कर गिरता है, सारी खुशियां एक झटके में काफूर हो जाती हैं, हवा हो जाती हैं, लोग गम में डूब जाते हैं। दर्शना को जानने वाले दोस्त यार सबके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। इस बीच पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। पुलिस जब डेड बॉडी को बरामद करती है तो वो बहुत ही, जिसे मैंने आपको बताया कि सड़ी गली हालत में होती है, और उस पर जो है चोट के निशान नज़र आते हैं। शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं और सिर पर भी किसी भारी चीज़ से टकराने के निशान जो है वो मौजूद हैं। लेकिन ये मामला कोई एक्सीडेंट का है या दर्शना के साथ किसी ने कोई ज़्यादती की, कोई अनहोनी, कोई मर्डर जैसी कोई बात, अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। पुलिस दर्शना की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इत्तेफाक से दर्शना का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी वहीं पहाड़ की तलहटी में लाश के पास ही पड़ा हुआ मिल जाता है। पुलिस उस मोबाइल फ़ोन को भी रिकवर कर लेती है। इसके साथ जांच आगे बढ़ती रहती है। एक तो अब जांच 2 दिशाओं में चलती है, एक तो इस दिशा में कि दर्शना की मौत कैसे हुई, और दूसरा ये कि चलो दर्शना की तो लाश मिल गई, लेकिन राहुल कहाँ है। राहुल को भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। राहुल का फ़ोन लगातार पुलिस को स्विच ऑफ मिलता है, पुलिस को उसका फ़ोन के ज़रिए जो है पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाती। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है दर्शना की, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दर्शना की मौत जो है वो कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। यानी उसके जिस्म पर जिस तरह के चोट के निशान हैं वो एक्सीडेंट के मामलों में बनने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। और डॉक्टर ये बताते हैं कि ये चोट सजेस्ट करते हैं कि शायद दर्शना के साथ कोई फोर्स अप्लाई किया गया है और उसकी जान ली गई है। इस बात की शंका जो है वो पुणे पुलिस को भी हो रही थी, खासकर इसलिए हो रही थी क्योंकि जिस तरह से दर्शना की लाश मिली और राहुल का कोई पता नहीं था, तो पुणे पुलिस को ये लग रहा था कि अगर ये मामला एक्सीडेंट का होता तो जाहिर है दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे। अगर मान लीजिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता तो गाड़ी वहीं होनी चाहिए थी जिस गाड़ी से भी गए हों, या फिर कम से कम राहुल को भी चोट लगनी चाहिए थी, वो भी हादसे का शिकार होता। चलिए उसकी किस्मत अगर अच्छी है, मौत नहीं भी हुई हो, तो वो कम से कम जख्मी होता, किसी हॉस्पिटल में होता, लेकिन यहाँ तो वो गायब था और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे इस मामले का रुख जो है वो राहुल की तरफ मोड़ रही थी। इस मामले की तफ्तीश जो है वो राहुल की तरफ केंद्रित होती जा रही थी, लेकिन राहुल की तलाश भी अभी चल रही थी। और इसी कोशिश में पुलिस को अब एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है। ये सीसीटीवी फुटेज उसी 12 जून का है जिस रोज़ दर्शना और राहुल राजगढ़ किले की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे, और जिस रोज़ दर्शना ने अपने घर वालों को और पुणे में अपने फीमेल फ्रेंड को ये बताया था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ किले में घूमने जा रही हूँ। ये उस रोज़ का सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी फुटेज एक लोकल होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, और इस फुटेज को पुलिस जब रिट्रीव करती है तो पुलिस ये देखती है कि दर्शना और राहुल एक बाइक पर सुबह तकरीबन 6:30 बजे उस किले की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यानी दर्शना ने जो बात कही थी कि वो राहुल के साथ घूमने जा रही है, वो बात बिल्कुल सही थी। उसने किसी से कोई सच्चाई छिपाई नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, और अपने पार्टनर के साथ वाकई उधर घूमने के लिए गई थी, अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। लेकिन इस फुटेज में जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि तकरीबन 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे राहुल जो है वो किले की तरफ से नीचे उतरता हुआ उसी सड़क से दिखाई देता है, और इस बार वो अपनी बाइक पर अकेला है, यानी दर्शना उसके साथ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल और दर्शना अगर एक साथ गए और दर्शना और राहुल के जाते हुए की सीसीटीवी फुटेज जो है मिली, लेकिन आते वक्त राहुल अकेला आया, दर्शना नहीं आई, दर्शना भी गायब हो गई, राहुल भी गायब हो गया, ये क्या इंडिकेट करता है? जाहिर है ये इंडिकेट करता है कि राहुल और दर्शना साथ तो गए थे, लेकिन दर्शना के साथ जो भी होनी अनहोनी जो भी हुई वो किले के आसपास ऊपर के इलाके में ही हुई, और राहुल वहाँ से अकेला चला आया नीचे। अकेला चला आया ये तो खैर बात है ही, लेकिन जिस तरह से राहुल का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, जिस तरह से उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी, उससे अब पुलिस को लगने लगा कि शायद दर्शना की मौत के लिए राहुल जिम्मेदार है। अब तक जो तफ्तीश चल रही थी उससे दर्शना के कत्ल की बात तो तकरीबन साफ हो चुकी थी। अब शक की सुई जो है पूरी तरह राहुल के ऊपर केंद्रित हो गई, और पुलिस को लगने लगा कि अगर वो राहुल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फाइनली वो दर्शना के इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच पुलिस जो है वो ये देखती है, पुलिस चूंकि टेक्निकल सर्विलांस के बारे में भी मैंने आपको बताया, पुलिस लगातार फॉलो कर रही है, राहुल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को ये पता चलता है कि राहुल का जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से राहुल के ATM कार्ड को यूज़ करके दिल्ली में कुछ पैसे निकाले गए। अब जब दिल्ली में पैसे निकाले गए राहुल के ATM कार्ड को यूज़ करके, तो इससे एक बात
साबित हो गई तकरीबन वो ये कि राहुल जो है वो पुणे या महाराष्ट्र छोड़कर अब दिल्ली जा चुका है और दिल्ली में उसके एटीएम कार्ड से उसने अपने पैसे निकाले हैं। हालांकि इसके पीछे एक और भी बात हो सकती है, वो ये कि शायद राहुल भी किसी हादसे का शिकार हो गया हो और कोई ऐसा चोर या बदमाश रहा हो, लुटेरा रहा हो, जिसने राहुल को भी या तो बंधक बना लिया हो या उसकी भी जान ले ली हो और उसका एटीएम कार्ड गलत तरीके से उससे पैसे निकाल रहा हो दिल्ली में जाकर। ये भी बात हो सकती है। इसलिए राहुल जब तक पकड़ा नहीं जाएगा या जब तक उसके बारे में पुलिस को कन्फर्म कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि राहुल ने शायद दर्शना की हत्या की हो या उसे मार दिया हो और भागकर दिल्ली में वो छुपा हो और वहीं वो पैसे निकाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं। पुलिस अब दिल्ली में उस एटीएम को लोकेट करके राहुल के बारे में दिल्ली में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी ये एक्सरसाइज चल ही रहा होता है, तब तक पुलिस को ये पता चलता है कि राहुल ने एक बार कुछ देर के लिए अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन किया था और स्विच ऑन करने के बाद उसने अपने एक रिलेटिव से बात की थी और अपने उस रिलेटिव को राहुल ने यह बताया था कि मैं अब पुणे छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी किसी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है और फिलहाल आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये कहकर राहुल ने अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑन करने के बाद फिर से उस फ़ोन को बहुत एब्रप्ट तरीके से यानी अचानक ही स्विच ऑफ कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये इशारा कर रही थी कि इस घटनाक्रम के पीछे राहुल का हाथ हो सकता है। तफ्तीश आगे बढ़ती है। अब पुलिस की तफ्तीश में राहुल की एक और लोकेशन का पता चलता है और ये लोकेशन दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोलकाता की है। पुलिस को पता चलता है कि राहुल का मोबाइल फ़ोन जो है वो कोलकाता में एक्टिव है। अब पुलिस फिर से राहुल को कोलकाता में ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि कोलकाता में जिस जगह पर राहुल का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ था वहाँ तक पुलिस पहुँचती या कोलकाता पुलिस की मदद लेकर राहुल को वहाँ पर इंटरसेप्ट किया जाता, मोबाइल फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो जाता है और राहुल जो है अब पिछले कुछ दिनों में एक तरह से एक छलावा बन चुका है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है, कभी दिल्ली, कभी पुणे, कभी कोलकाता, लेकिन उसके बारे में कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जब तक पुलिस उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है तब तक फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका होता है और राहुल की लोकेशन बदल जाती है। लेकिन पुलिस, जाहिर है, पुलिस इस मामले को छोड़ तो सकती नहीं, हार मानने से भी काम नहीं चलेगा। तो पुलिस लगातार राहुल को ट्रेस करने की कोशिश करती रहती है और फाइनली अंधेरी में रेलवे स्टेशन के पास से राहुल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार करने में या पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जी हाँ, वही राहुल जो दर्शना के साथ ट्रैकिंग के लिए 12 जून को गया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। दर्शना की लाश मिल गई, उसकी हत्या हो गई। अब राहुल से पुलिस पूछताछ करती है। राहुल शुरू में हिला हवाली करता है, झूठी कहानियां सुनाता है, लेकिन बाद में वो कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बचपन के दोस्त, अपनी सहपाठी रही, अपनी स्टडी पार्टनर और आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। और ये बात जो है पुलिस वालों के लिए भी एक झटके वाली बात होती है इस कहानी में। बाकी जो दर्शना के परिवार के लोग हैं और दर्शना को जानने वाले लोग हैं उनके लिए तो और भी एक शॉकिंग बात है, क्योंकि दर्शना को जानने वाले बहुत सारे लोग राहुल को भी जानते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी बनती थी और दोनों मतलब ऑब्वियसली जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक पढ़ने लिखने वाले लड़के आमतौर पर लड़के या लड़कियाँ वो खुलकर अपने रिलेशनशिप को सबके सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन एक मैसेज तो समाज के बीच में जाता ही है कि इन दोनों के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है या किस तरह का रिलेशनशिप है। तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि जिन दो लोगों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उसमें से एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। तो ये अपने आप में एक बड़ी शॉकिंग और बहुत हैरान करने वाली बात है। अब पुलिस पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि भाई तुमने अगर दर्शना की हत्या की तो क्यों की। अब राहुल जो कहानी बताता है वो कहानी बहुत हैरान करने वाली भी है और बहुत दुखद भी है। कहानी ये है, राहुल ये बताता है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दर्शना जब ऑफिसर बन गई उसके बाद दर्शना ने राहुल को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। राहुल दर्शना से प्यार करता था, शायद दर्शना भी राहुल से पहले प्यार करती थी, लेकिन जब दर्शना को कामयाबी मिली तो बकौल राहुल के मुताबिक दर्शना बदल गई और अब वो उसे भाव नहीं दे रही थी, उसे ठीक से तवज्जो नहीं दे रही थी। वो रिस्पेक्ट या वो दर्जा जो एक बॉयफ्रेंड का होता है वो राहुल को नहीं मिल रहा था। राहुल दर्शना के लिए अब भी पॉजिटिव था, उससे शादी करना चाहता था। दर्शना ने मना कर दिया था। राहुल ने दर्शना के घर वालों से भी बात की थी, लेकिन दर्शना के घर वाले दर्शना के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे थे। और अगर हम राहुल की बात पर यकीन करें तो राहुल को दर्शना के घर वालों ने उसके मुंह पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैलेंटली, ये जवाब दे दिया था कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए अपने रास्ते खुद चुनो, हम अपनी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और शायद दर्शना ने भी इसमें हामी भरी थी। तो ये बात जो है वो राहुल के लिए बहुत सदमे वाली थी और राहुल बहुत गुस्से में था। उसने इस गुस्से को जाहिर नहीं किया और वो सही मौके की तलाश कर रहा था। दर्शना और उसके पूरे परिवार से बदला लेने के मौके की तलाश कर रहा था और फाइनली उसने 12 जून को ट्रैकिंग के बहाने दर्शना को वो लेकर गया और लेकर जाने के बाद उसकी वहीं पर
पहाड़ी की तलहटी में उसकी हत्या कर दी। उसके सिर पर गंभीर वार किए, जिस्म पर भी चोट के निशान इस बात की तस्दीक करती है कि राहुल ने उसके साथ मारपीट की और हत्या करके उसकी लाश को वहीं फेंक कर वो वहाँ से फरार हो गया। लगातार वो पुलिस को चकमा देने और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। तो ये एक जिल्टेड लवर की कहानी थी, जिसमें एक लड़का जो है अपनी कामयाब गर्लफ्रेंड को अपनी हाथों से, अपने क्लच से फिसलते हुए देखना जो है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। कहीं ना कहीं ये लव में धोखे की बात तो है ही, लेकिन साथ ही एक जो फेक मेल ईगो होता है ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। राहुल को सब्र से काम लेना चाहिए था। इस तरह हत्या करना या नुकसान पहुंचाना, इसको जस्टिफाई कतई नहीं कर सकते। लड़की ने मान लो अपना इरादा बदल दिया तो बदल दिया, वो किसी इस तरह के मैरिड रिलेशनशिप में तो थी नहीं। यहाँ तो शादी के बाद भी तलाक हो जाया करते हैं। तो अगर कोई साथ नहीं रहना चाहती है तो ज़बरदस्ती आप उसे अपने साथ रखने की कोशिश करें और उसके मना करने पर उसका कत्ल कर दें, इसे तो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो राहुल ने बहुत बड़ी गलती की। अब जाहिर है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।